हमारे संविधान में संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के अधिकार क्षेत्र तय हैं। कौन क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कितना सरकार के फैसलों में, संसद के लिए गए निर्णय में कितना कुछ तय कर सकता है, कितनी व्याख्या कर सकता है, क्या चीजें उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये सब कुछ तय है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के प्रशासनिक और नीतिगत मामलों में दखलंदाजी करता है अपने फैसलों के जरिए। चाहे वो हाल में ही ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को हटाने का मामला हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको याद होगा, और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं हमारे, उनकी नियुक्ति, उनको हटाने को लेकर मामला हो। आपको याद होगा सरकार एनजेएसी लेकर आई थी, जो जुडिशियल रिफॉर्म का कानून, उसे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उसको पसंद नहीं था कि जजों की नियुक्ति में कोई और भी दखलंदाजी करे, किसी और की कोई भूमिका हो, किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी हो, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो ये अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन अब सरकार ने संकेत दिया कि हर मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं झुकने वाली। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपद। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल तेजी से आगे बढ़ेगा। सिर्फ इतनी सी ही बात है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से मदद मिलती है, तो इतनी मदद की गुजारिश आपसे है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसे जजों की अपॉइंटमेंट या एलिवेशन में किसी का भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होती, किसी की राय भी गवारा नहीं होती। और अगर सरकार सर्वसम्मति से, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसा बहुत कम हुआ है कि दोनों सदन, सिर्फ राज्यसभा में एक सांसद शायद एब्सेंट थे, पूरे बहुमत से दोनों सदन ने कोई कानून पास किया हो और उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया हो, तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कर देता है। क्योंकि जो जजों की प्रक्रिया है, इसमें ना ट्रांसपेरेंसी है, ना जवाबदेही है। मेरिट पर किसका सिलेक्शन, एलिवेशन हुआ या नहीं, ये किसी को पता नहीं लगता। लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में सारे देवता हैं, तो उनसे तो कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए उनसे कोई जवाबदेही भी नहीं बनती। पर सरकार, जिसकी जवाबदेही जनता के प्रति है, जिसे जनता ने चुनकर भेजा है, और हर 5 साल में जनता को हिसाब किताब देना होता है सरकार को, उसके नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों में दखल देना कोर्ट को एकदम ठीक लगता है। ये क्यों करती है कोर्ट, इसका जवाब उसको जरूर देना चाहिए, कम से कम सोचना चाहिए कि क्या ये ठीक है। इतने समय में लेकिन पहली बार लगा कि मोदी सरकार वाकई कोर्ट के निर्णय को मानने को तैयार नहीं। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि और बेहतर होगा अदालत दखल ना दे प्रशासनिक मामलों में, नीतिगत मामलों में। दरअसल 11 जुलाई का आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें उसने कहा था कि सेंट्रल विजिलेंस एक्ट में सरकार ने जो संशोधन किया वो तो ठीक है, लेकिन ईडी डायरेक्टर एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाना गलत था। इसकी वजह, क्योंकि इसके पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि एसके मिश्रा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने उसके बाद एक्ट में ही परिवर्तन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, तो उसके बाद कानूनी रूप से हो गया कि कोई भी ईडी डायरेक्टर, सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल तक का हो सकता है, जो पहले 2 साल का था। लेकिन कोर्ट को यह मंजूर नहीं हुआ। वैसे ये बात समझ से परे थी कि जब अगर कानून ठीक है तो फिर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया जाना गलत कैसे हुआ। कोर्ट ने इस पर कोई तर्क नहीं दिया, कोई लॉजिक नहीं दिया, कोई कारण नहीं बताया, लेकिन बस ऐसा लगा जैसे ये ईगो का सवाल हो गया था अदालत का, कि हमने कहा था कि आप इनका कार्यकाल नहीं बढ़ाएंगे, तो भले ही आपने कानून ठीक बनाया हो, उसमें संशोधन ठीक किया हो, लेकिन आपने एसके मिश्रा का कार्यकाल कैसे बढ़ा दिया। 31 जुलाई को इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 31 जुलाई को ईडी डायरेक्टर को अपना पद छोड़ना होगा। मतलब संजय मिश्रा 31 जुलाई के बाद अपने पद पर कतई नहीं रह सकते। ये तो लगा कि भाई गजब का टशन है, सब सही लेकिन आप नहीं रह सकते। तो ये आदेश आया था, ये आपको याद होगा, इसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बना के आपको बताया था। अब 26 जुलाई को सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, कहा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का रिव्यू चल रहा है, इसीलिए संजय मिश्रा को 15 अक्टूबर तक पद पे बने रहने दिया जाए और इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की मांग की।
कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक पद पर बने रहने का आदेश दे दिया। यानी सरकार मांग कर रही थी कि 15 अक्टूबर तक पद पर बने रहने दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, आपकी बात नहीं मानेंगे, 1 महीना कम देंगे, 15 सितंबर तक वो अपने पद पर बने रह सकते, लेकिन उसके बाद एक दिन भी वो अपने पद पर बने नहीं रहेंगे। 15 सितंबर रात 12 बजे के बाद उनको अपना पद छोड़ना होगा। अच्छा, ये सब कुछ जब चल रहा था, जब मैं सुन रही थी तो मेरे मन में ऐसा लगा कि जैसे बार्गेनिंग चल रही हो, कि आपने कहा कि आलू प्याज खरीदने गए कि 200 रुपए का हुआ है, तो सामने वाला कह रहा है नहीं 200 तो नहीं देंगे, देना तो है पैसे, 200 नहीं देंगे, 190 दे देंगे, चलिए 190 ले लीजिए। अरे क्या हो जाता अगर 15 अक्टूबर तक का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे देता, सरकार की बात मान लेता। सुप्रीम कोर्ट के ही शब्दों में आपको याद होगा, जब तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत को लेकर मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, अगर 1 महीने और जमानत रह जाएगी तो कौन सा आसमान सर पर गिर जाएगा। तो यही सवाल मेरा है कि अगर 1 महीने और एसके मिश्रा ईडी डायरेक्टर अपने पद पर रह जाते 15 सितंबर की जगह 15 अक्टूबर तक, जो सरकार मांग कर रही थी, तो कौन सा आसमान सर पे गिर जाता। लेकिन अपने मामलों में सुप्रीम कोर्ट ये भूल जाता, उसको लगता है कि नहीं वाकई आसमान गिर जाता, इसीलिए उसने 1 महीने का समय कम कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ अहम का सवाल लग रहा है मुझे, और कहीं से इसमें कोई कारण तो नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सामान्य परिस्थितियों में इसकी अनुमति नहीं देते, यानी कार्यकाल इस तरह से बढ़ाने की अनुमति नहीं देते, पर जनहित में इसे स्वीकार कर रहे हैं। और मतलब उन्होंने कहा कि हम वैसे तो नहीं करते, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनहित में है। FATF की बात सरकार ने की, तो अब क्या कह सकते हैं भाई, आप माई बाप हैं, आपको जो करना होगा करेंगे, जो नहीं करना होगा नहीं करेंगे। लेकिन सरकार दोबारा गई, इससे समझिए कि एसके मिश्रा कितने जरूरी हैं इस सरकार के लिए, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि एक व्यक्ति से संस्थान चलता हो। संस्थान तो अपने बाय डिफॉल्ट चलता है, या कह लीजिए संस्थान काम करता है, कोई व्यक्ति काम नहीं करता। लेकिन व्यक्ति के होने से बहुत फर्क पड़ता है। एक ऐसा अधिकारी जो निडर हो, एक ऐसा अधिकारी जिसको ये डर ना हो कि अगर इस सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आई तो फिर मेरे साथ क्या होगा, मैं किस तरह से सर्वाइव कर पाऊंगा, या मेरे लिए किस तरह से मुश्किलें होंगी जीवन में, या आगे उसको कुछ चाहिए हो, कुछ उम्मीद हो, और उसको लग रहा हो कि सरकार चली जाएगी, दूसरी सरकार आएगी तो मुझे, तो ये सब एसके मिश्रा में नहीं है। तभी वो इतने बड़े बड़े फैसले ले पा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी सोनिया गांधी की जांच का मामला हो, चाहे कोई और बड़े बड़े जितने भी आप पॉलिटिशियंस देख रहे हैं, सब पर जो कार्रवाई हुई है ये एसके मिश्रा के समय में ही हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद पूछा कि क्या ईडी अक्षम लोगों से भरा हुआ है, मतलब इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बात अक्षमता की नहीं है, एसके मिश्रा की मौजूदगी FATF के लिहाज से जरूरी है। कुछ पड़ोसी देश भारत को FATF में डालना चाहते हैं। आप FATF का जिक्र सुनते होंगे पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, अगर ब्लैक लिस्ट में आ गया तो उसे कहीं दुनिया से मदद नहीं मिलेगी, और ग्रे लिस्ट में होने की वजह से बहुत परेशानियां वो झेल रहा है। तो और ये वो है जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले देखती है और उसके हिसाब से तय होती है चीजें। तो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है ये, और उसमें मतलब उसके रिव्यू के लिए दल आने वाला है, तो उसके लिए एसके मिश्रा का होना जरूरी है। अब ये कहा गया कि मतलब एसके मिश्रा क्यों, क्योंकि देखिए वो रिटायर हो जाएंगे फिर भी कोई और करेगा, लेकिन ये शुरुआत जो हुई एसके मिश्रा के समय में हुई, और अब अगर कोई चीज एकदम सामने है, वो रिव्यू के लिए ग्रुप आने वाला है, तो इसलिए बेहतर होगा इसके मिश्रा ही उसको समझाएं, और थोड़ा उनको समय भी, क्योंकि कोर्ट ने कहा 11 जुलाई को फैसला दिया, कहा 30 जुलाई को आप पद छोड़ दीजिए, तो सोचिए बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं था। अब इतना वक्त है कि उन्हें अपनी फाइलें संभालने का, उन्हें किसी को चार्ज देना है तो उसके लिए तैयारी करने का, सरकार को एक दूसरा अफसर चुनने का, और उस तक सारी जानकारी पहुंचे। जब आप किसी को हैंडओवर करते हो तो उसके लिए पूरी तैयारी, इसका वक्त मिल जाएगा, ये बहुत जरूरी था, और इसीलिए सरकार ये वक्त मांग रही थी। लेकिन मीलॉट का हाल गजब है, मतलब वो जानते नहीं क्या कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में व्यवस्था काम करती है, और कोई भी व्यक्ति दुनिया में इंडिस्पेंसेबल नहीं होता है। लेकिन होता है ना कि कोई काम चल रहा है, उसको बीच किसी ने शुरू किया, अगर वो काम बिल्कुल एकदम पीक पे है तो लगता है वही कर दे तो बेहतर तरीके से करेगा, दूसरा आएगा समझेगा फिर उसको करेगा। और जब इतने संवेदनशील मामले हों, ईडी डायरेक्टर इस वक्त होना कोई आसान बात नहीं है, जिस तरह के मामले सामने आए थे। अच्छा, इसमें एक बात और है कि FATF में कहीं ना कहीं गांधी परिवार का लिंक भी जुड़ता है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको अनुराग ठाकुर ने कुछ महीनों पहले एक बयान उनका आया था कि प्रियंका गांधी से उन्होंने पूछा था कि कौन है वो A, कौन है वो R, क्योंकि
जो FATF की रिपोर्ट थी उसमें एक जगह इसका जिक्र किया गया, नाम किसी का नहीं है उसमें, लेकिन उसमें राणा कपूर जी का भी नाम नहीं है, लेकिन उसी तरह की पूरी घटना का जिक्र है। जिस तरह से आरोप लगा था कि पेंटिंग खरीदी थी राणा कपूर ने कहा था कि प्रियंका गांधी ने दबाव बनाया था पेंटिंग खरीदने के लिए, तो अवार्ड के लिए उसमें पूरा दिया हुआ है कि किस तरह से अवार्ड पाने के लिए इस तरह से ब्राइब देने का एक तरीका होता है, ये घूस देने का तरीका होता है। हालांकि उस पेंटिंग की कोई कीमत नहीं होती बहुत ज्यादा, तो एंटीक्स की इस तरह की चीजें दे के और उसको जैसे बेचा मैंने उस चीज की कोई कीमत नहीं, लेकिन आपने पैसा दिया, तो होगा कि ये गिव एंड टेक है, मैंने कोई सामान दिया, आपने मुझे पैसा दिया। दरअसल ये वो चीज होती नहीं है, इनडायरेक्टली ब्राइब दी जाती है। तो उसमें किसी व्यक्ति के नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन एक ये भी जिक्र है कि भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल परिवार, उसकी रिश्तेदार, तो ये इस तरह से सारा जिक्र है। और वो जो व्यक्ति हैं वो अभी जेल में है, तो राणा कपूर अभी भी जेल में है, तो ये सारा जिक्र है जिससे लिंक जुड़ता है। शायद इसी का जिक्र किया था, और अनुराग ठाकुर ने तो नाम लेके प्रियंका गांधी वाड्रा का कहा था, लेकिन इसके बाद गांधी परिवार की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि अगर एक बात गलत होती तो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ऐसे तमाम मामले हैं, ऐसी तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से, अच्छा ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि अभी आपको बताऊंगी नाम कि कौन कौन लोग हैं जो गए वहां पर ये कहने के लिए कि इन लोगों को हटा दीजिए, इन लोगों को वहां पे मत रखिए। नाम जब आप सुनेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर वाकई पूरा ये मामला क्या है, और मैं क्यों इसमें गांधी परिवार का जिक्र कर रही हूँ, क्यों मैं उनके बारे में कह रही हूँ। अब संजय मिश्रा से पूरा इकोसिस्टम परेशान है, पूरा इकोसिस्टम त्रस्त है। वो चाहता है किसी ना किसी तरह संजय मिश्रा चले जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि संजय मिश्रा चले गए तो जो भ्रष्टाचारी हैं, जो एजेंडाधारी हैं, उनका अपना काम चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसके बाद अमित शाह ने ट्वीट किया था कि व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई कुछ भी हो, कर किसके, सरकार किसकी है, नरेंद्र मोदी की। भ्रष्टाचारियों पर कौन कार्रवाई कर रहा है, नरेंद्र मोदी। किन्होंने इन एजेंसीज को फ्री हैंड दिया, आपको याद होगा जब उन्होंने सीबीआई के अफसरों का सम्मेलन था, उसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग किसी से डरिए मत, आपको जो ठीक लगता है वो करिए, क्योंकि आप पर हमले तमाम होंगे। तो वो ये बात कई बार कह चुके हैं, ईडी के अधिकारियों से, सीबीआई के अधिकारियों से सरकार ने फ्री हैंड दिया हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई कार्रवाई की और फिर पॉलिटिकल आपको दबाव आ गया कि नहीं नहीं आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। संजय, अच्छा कौन कौन गया ये समझ लीजिए तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। कोर्ट कौन कौन गया, रणदीप सुरजेवाला जी, रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के नेता हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। महुआ मोइत्रा टीएमसी, अभिषेक बनर्जी आपको याद होगा, ममता बनर्जी के भतीजे, नंबर 2 टीएमसी में, और उनकी पत्नी, उन पर मामला चल रहा है। तो महुआ मोइत्रा टीएमसी की, साकेत गोखले, ये आपको ऐसे मामलों में हमेशा इनका नाम आप सुनते हैं। और जो एनजीओएस में गई वो कौन है, प्रशांत भूषण, वो तो इन मामलों में सबसे आगे रहते हैं। ये सब लोग गए, और इन सब में वकालत कौन कर रहा है इनकी, अभिषेक मनु सिंघवी। तो अब क्या आपको बचा है कुछ समझने के लिए कि क्यों ये सब परेशान हैं, क्यों चाहते हैं कि एसके मिश्रा हट जाए। अच्छा, इनको ये गलतफहमी क्यों है कि एसके मिश्रा हट गए तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई हमेशा सरकार की विल पावर, सरकार कितना करना चाहती है, और नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई न रुकेगी, न धीमी होगी, बल्कि तेज होगी। तो इन लोगों को अगर ये लगता है कि लोग कोर्ट गए और 1 महीने का कार्यकाल, 2 महीने का कार्यकाल इसके मिश्रा का कम करवा लिया, या चलिए इसके मिश्रा हट भी जाते, लेकिन ये भूल रहे हैं कि इन सब का संजय मिश्रा के बॉस कौन है। संजय मिश्रा के बॉस हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और जब तक वो प्रधानमंत्री हैं ये लोग कितना रोना रो लें, भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, एजेंडाधारियों का एजेंडा पूरा नहीं होगा। वो इसी तरह से दुष्प्रचार करते रहेंगे, इसीलिए कोशिश करेंगे कि सरकार को बदनाम करें, नरेंद्र मोदी को बदनाम करें, और करते करते वो देश को बदनाम करने से भी नहीं चुकेंगे। लेकिन नंबर तो सबका आएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।